बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बशीर शेख। प्रोग्राम हालात हाज़रा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं इंडिया ने कश्मीरी अवाम पर जो अचानक जुल्म सितम के पहाड़ डाल रहे और उस सिलसिले में अक़वाम आलम की मुसलसल खामोशी और हाल ही में जनरल असम्बली का जो इजलास हुआ है वहाँ क्या कार्रवाई हुई है और इसी तरह पाकिस्तान के मामला जो है, पाकिस्तान के क्या असरात हो रहे हैं, इन तमाम मामला पर बातचीत के लिए पाकिस्तान के एक सीनियर कानूनदान जो कि बारूफ सियासी रहनुमाओं के एडवाइज़र के तौर पर बहुत काम कर सकते हैं, वकला रहनुमा भी है, जनाब फरहान शहजाद साहब सामने हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इस सिलसिले में इनके साथ इक़्तिसादी मोड़ पर भी पाकिस्तान की बात होगी, टैक्सों के बारे में बात होगी और भी इस तरह की काफ़ी सारी बातें होगी। फरहान साहब, ये जो एकदम कश्मीर का सिलसिला हुआ, वैसे तो एक अरसे दराज से हम यही कहते आ रहे हैं कि कौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम के मामला को हल किया जाए, वो तो आज तक नहीं हुआ। कि एक अचानक ये सिलसिला का शुरू हो गया, इसको क्या समझते हैं आप कि ये किसी प्लानिंग के तहत ज़रा ऐसे तो नहीं हुआ? ये इसकी क्या बैकग्राउंड है कि इसको किस नज़र से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी नौइयत का एक मसला बन चुका है। 47 से ऑनवर्ड इसमें जो तब्दीलियाँ और पेशरफ़्त आती रहीं और वक़्त के साथ साथ इसमें जो भी पेशरफ़्त होती रही, करारदाद पास हुई, फिर अमल ना हुआ, उसका ज़्यादा लिंक पाकिस्तान के साथ बल्कि जोड़ा जाता है, क्योंकि इसकी अहमियत पाकिस्तान की वजह से भी है, क्योंकि पाकिस्तान इस एशिया के ख़ित्ते में उस जगह पे मौजूद है जहाँ से रूस, चाइना, ईरान, इंडिया और बाकी स्टेट्स के साथ इसके बॉर्डर मिलते हैं। फिर इंटरनेशनल लेवल पे आप इस तरह भी देखते हैं कि आपने चाइना की कंपटीशन में पाकिस्तान इसके साथ खड़ा है और चाइना अमेरिका के कंपटीशन में एक वर्ल्ड वाइड बैरूनी कुव्वत के तौर पे उभर के सामने आया। इससे पहले तक आपने देखा यूएसएसआर, रूस, फिर जापान और अदर्स के यहूदी कुव्वतों को कोई भी अगर सर उठाती ताकत पूरी दुनिया में नज़र आई तो उन्होंने उसको कुचल देना ही मुनासिब समझा, क्योंकि वो अपने पैरेलल कोई भी कुव्वत पैदा ही नहीं होने देता और अगर पैदा हो जाए तो वो हर वक्त उसके अगेंस्ट लॉबी और एजेंडास को लेके चलते रहते हैं। उन्हें चाइना तब तक वो उसको कम्पीट नहीं कर सकते या उसको नहीं गिरा सकते थे जब तक उन्हें इसके लिए पाकिस्तान की इस सरजमीन को खुदा न खास्ता ख़त्म न किया जाता या उसके लिए वो बर्बादी का सबब न करते। उसको बर्बाद करने के लिए उन्होंने ये हमेशा से पॉलिसी रखी कि कश्मीर का एक इशू इनके मुल्क के साथ जोड़ा जाए, इनकी इक्तिसादियात को, इनकी मईशत को इतना गिरा दिया जाए कि ये पूरी दुनिया में तो सर उठाने के काबिल ना रहें, बल्कि इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और हम पैरेलल इंडिया को एक ताकत बना के वो चाइना के मुकाबले में यूज़ कर सकें। तो सारी बैकग्राउंड का मकसद ये था और ये मसला मैंने जैसे कर्ज किया कि 47 से ऑनवर्ड है, तो अचानक ये आर्टिकल 370 में जो चेंजेस आई वो भी कोई एक दिन में नहीं, आगे के बैठे बैठे मोदी को ख्याल आया कि मैं सुबह आऊँगा तो मैंने ये इसको ख़त्म कर देना है। इसके पीछे भी उसको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है और उसने ये किसी न किसी के कहने पे ही ये सारा काम किसी की शय पे किया है। अगर आप समझे कि अकेला मोदी भी कोई ये सोच भी ला सकता है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस सारे का अल्टीमेट इफेक्ट पूरी दुनिया पे आना है। लेकिन वो समझते थे कि शायद इससे हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान को गलत करेंगे। आज तक हमने इस्लामी फोबिया के नाम पे पाकिस्तान को और इस्लाम के नाम को डीफेम किया। उन्हें ये नहीं अंदाज़ा था कि पाकिस्तान में से कुछ जो अभी तक हुक्मरान और कुछ हमारी जो आर्मी है वो अभी तक इस माफिया को और इन लोगों को कामयाब नहीं होने दे रही, जिनके ये नापाक एजेंडेज़ हैं, जो हमारे सियासतदानों के साथ, हमारे दूसरे लोगों के साथ मिल के भी उन्होंने कोशिश की कि बलोचिस्तान को अकेलादा तोड़ दिया जाए, सिंध की अकेलादा देश बनाने की कोशिश की। लेकिन आज तक अल्लाह की ज़ात के बाद कुछ हमारी फ़ौज और कुछ अभी तक ऐसे हुक्मरान बचे हुए हैं जिनकी वजह से ये पूरा नहीं हो सका। इस एजेंडे को ही देखते हुए अल्टीमेटली आपने देखा कि 2018 के इलेक्शन और उसके बाद से हमारी तमाम जो फोर्सेस हैं वो और हमारे मुल्क के हुक्मरान हुकूमत पहली मरतबा एक पेज पे आपको नजर आए, वरना इससे पहले कभी डिक्टेटरशिप हावी होती थी, कभी कुछ आपके पॉलिटिशियंस लाए जाते थे, तो वो सब कुछ करने के बाद मुल्क के साथ हमेशा एक रबड़
स्टैम्प का और एक शटल कॉक का समा हमारे सामने रहता था। तो ये चीज़ें पहली दफ़ा इस मुल्क में आई। नो डाउट पिछले 1 साल में उसकी वजह से मईशत भी हमारी बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासर हुई। हमारा लोकल कल्चर, लोकल बिजनेस, बाकी टैक्सेशन के मामला वो वक्त के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। शहजाद साहब, ये जो सूरत हाल अचानक कश्मीर की हुई, आपने वो बिल्कुल कहा ये अचानक भी नहीं है, ये क्या वजह है कि ये पूरी कौम आलम की खामोशी, खास तौर पर इस्लामी जो ममालिक हैं, पाकिस्तान उनकी हर दुख सुख में बढ़ का साथ देता है, लेकिन उन्होंने भी कहा जी हमारे इक्तिसादी मामला, हमारे कारोबारी मामला हैं, उन्होंने भी इसका साथ दिया। पाकिस्तान आज तनहा क्यों खड़ा है, इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान इससे पीछे जितने भी हुक्मरान आए, जितनी भी तमाम पॉलिसीज़ रही, उनमें आपने ये भी देखा कि कश्मीर कभी भी टॉप प्रायोरिटी एजेंडे पे था ही नहीं। जिन लोगों को कश्मीर कमेटीज दी गई, कश्मीर पॉलिसी के लिए आगे किया गया, वही इस कॉज की बर्बादी का सबब बने। अल्टीमेटली पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक पावर बनने ही नहीं दिया गया। जब भी इन्होंने कोशिश की तब ही इनको गिरा दिया गया और किसी न किसी एजेंडे पर ला के ये तमाम चीज़ें तो ख़त्म होती रही। तो जब तक आप एक इकोनॉमिक पावर नहीं होते, आपको दुनिया का कोई भी मुल्क या कोई भी मईशत आपके साथ ना कारोबार करने को तैयार होती है, ना आपके साथ पार्टनरशिप को तैयार होती है। क्योंकि हमेशा आप ये समझें कि पूरी दुनिया में सलाम भी उसी को किया जाता है जो ताकतवर होता है जी। कभी भी किसी कमज़ोर के साथ आपने इंटरनेशनल कुव्वतों को चलते हुए नहीं देखा। हमेशा उनसे बात मनवाई ही गई है, उनको ऑर्डर्स दिए जाते हैं। तमाम पाबंदियाँ या छोटे ममालिक के लिए हैं या तमाम इस्लामिक ममालिक के लिए हैं, जिनको हमेशा यहूदी और क्रिश्चियन लॉबीज़ अपने अगेंस्ट एक ख़तरा महसूस करते हैं, जिसमें अब उन्होंने इंडियन और RRS और उन्हें मोदी की शक्ल में एक ऐसा शख्स नज़र आया जो इंतहा पसंद था कि ये हर वो स्टेप ले जाएगा जो कि इंसानों को मारने और कत्ल करने से लेके खुदा ना खास्ता उन्हें कश्मीर को पूरे को निस्त नबूद भी करना पड़ा। ये जो आपने बात की है, बहुत प्यारी बात की है। क्या अगर ये कश्मीर में मुसलमानों की जगह कोई और होते, यहूदी होते, क्रिश्चियन होते, तो क्या ऐसी सूरत हाल होती? एक क्रिश्चियन, एक यहूदी भी अगर पूरी दुनिया में कहीं पे भी आपको नजर आए, पिछली मिसाल आपके पास पाकिस्तान में रेमंड डेविस की है, इंडिया का इवन आपके पास कुलभूषण पकड़ा गया, लेकिन उन्होंने अपना एक बंदा भी नहीं छोड़ा। न्यूजीलैंड में आपके सामने जो वाकया हुआ, वहाँ पे क्योंकि वो यहूदी मौलूद उसमें इन्वॉल्व था, 50 मुसलमानों को मारने में क्रिश्चियन था, तो इसलिए किसी ने नाम नहीं लिया कि वो दहशतगर्द है। दहशतगर्द की टर्म सिर्फ और सिर्फ क्या इंडिया पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए या पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए रह गई है। जितने तमिलनाडुज़ ने अटैक्स किए पूरी दुनिया में दहशतगर्द आप देखें, क्या वो मुस्लिम से? नहीं। क्या जितने फिर वो बात आ जाती जो कल इमरान खान साहब ने भी असम्बली में की कि जब जापान में जंग चल रही थी तो अल्टीमेटली उनके लोग भी खुदकुश बमबार बन गए थे कि हर शख्स को जब आज़ादी नहीं मिलेगी, अपने हकूक उसके सल्ब होंगे, तो वो क्या करेगा? वो अल्टीमेटली या तलवार उठाएगा, बंदूक उठाएगा, या दूसरा जिसने उसको रोक के रखा हुआ है ज़बरदस्ती घर में कैद किया, मेडिसिन नहीं मिल रही, आपकी ज़िंदगी मफलूज होगी, आपके बच्चे आपके हाथों में मर रहे हों, आपकी ख़वातीन की इस्मत दरी की जा रही हो, तो उस सूरत में कोई भी शरीफ नफ्स इंसान हो दुनिया का भी, तो वो भी इन हालात पे मजबूर हो जाएगा कि वो अपने सामने वाले को या मार दे या मर जाए। शहजाद साहब, ये जो सूरत हाल हो चुकी है, जो इंसानी की तंजीमें हैं वो भी खामोश हैं, फिर उसके अलावा रेड क्रॉस जो जगह जगह पहुंचती वो भी उनके लिए पहुंची, राशन दे के, मेडिसिन, ये क्या सूरत हाल है? क्यों नहीं कोई ऐसा कदम उठा? जो बात हमने पहले की कि मोदी ये बगैर किसी आशीर्वाद के नहीं कर रहा, तो आप समझते हैं UN इज़ अ इंडिपेंडेंट यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा, कौमी जनरल असम्बली, अदरवाइज आपकी रेड क्रॉस, आपकी जितनी भी पूरे पाकिस्तान की तंजीमें हैं वो चलती ही उनके एजेंडा पे हैं, उनके डोनेशंस पे हैं। आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि पाकिस्तान की तमाम जितनी NGOs हैं, मैक्सिमम 99.9% वो बनती ही इसलिए हैं कि उन्हें बैरूनी इमदाद दी जाती है, उन्हें बैरूनी मुल्क से चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। फिर वही बात बार बार करने को आ जाती है, कहाँ मलाला गई, कहाँ आपकी मोमबत्तियाँ वाली लेडीज़ गई, कहाँ आपके आज़ाद पूरी सोसाइटी इस मुल्क में बैठी हुई थी। आपके अपनों को इतना मफलूज कर दिया गया, तो आप रेड क्रॉस से और यूनाइटेड नेशन से ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं।
उनका मकसद कल तक की तकरीर का, प्राइम मिनिस्टर का और तमाम जो हमारी इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी रही, उसका मकसद इस कश्मीर के इशू को हाईलाइट करना था। वो हाईलाइटेड हुआ है। कभी इससे पहले यूके की सड़कों पे आपने साइन बोर्ड देखे कश्मीर के? कभी इससे पहले आपने कभी भी रोजाना डेली की बेसिस पे कश्मीर का नाम सुना? 70 सालों में उसको जब इतना पसे पुश डाल दिया गया था कि ये तो सडनली मोदी ने आपको बल्कि उल्टा एक मौका फराहम कर दिया कि पूरी दुनिया में ये इशू हाईलाइट हुआ और अब इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आना ही है। कितनी देर आप उनको कैद करेंगे? आप जब भी वो बाहर निकलेंगे वो इंडियन फौज से लड़ते हुए या मारेंगे या मर जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि वो 80 लाख लोग घरों में बैठे ही सब मरने को तरजीह देंगे या खुदकुशी करेंगे? नहीं, वो अल्टीमेटली फिर बाहर निकल के जो उनसे होगा वो आखिरी हद तक जाएंगे। तो तंजीमों की तो बात आप ना करें, जो पेड होती हैं, जो दूसरे के डोनेशंस पे चल रही होती हैं, उनके अपने मफादात, जैसे इंडिया को आपकी अरब कंट्रीज नहीं छोड़ रहे, क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, क्योंकि इंडिया जी उन्हें एक बहुत बड़ी मार्केट नज़र आता है। लेकिन मेरा ये भी पैगाम है कि अगर वो बड़ी इंडस्ट्री रही ही ना, खुदा ना खास्ता दोनों मुल्क की अगर एटमी जंग होती है तो वो इंडस्ट्री ना रही तो आपको उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ से नज़र आएगी? इंडस्ट्री भी तभी लगती है जब पूरी दुनिया में, उनके ममालिक में, तमाम शहरों में अमन और सुकून हो और सबको मसावी हकूक़ मुयस्सर हों। जबकि इंडिया में रिसेंटली पिछले 5 सालों में और इस 1 साल में 10 बैंक बंद होने के जा रहे हैं। उन्होंने अनाउंस किया है कि हमारे इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हद से बढ़ चुके हैं और हम उसको सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो असल में तो इंडिया ने अपनी जो पिक्चर मीडिया को प्रेजेंट की हुई है वो असल से कोसों दूर है। तो इन तमाम की वजह से वो तंजीमें भी मजबूर हैं। आप उनको लाचार ही समझें, वो किसी के इशारे पे चलती है, इंसानियत के लिए नहीं बनाई गई। शहजाद साहब, आपकी बात बिल्कुल बचाया, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अच्छा, ये क्या वजह है कि अवाम मुतालबा कर रही है गवर्नमेंट सिर्फ अपने तमाम मामला को अखबारी बयान की हद तक रखे में? अभी तक हमारे तजारती ताल्लुकात भी इसी तरह ही हैं। हमने उनको रास्ते भी दिए हुए हैं, अफगानिस्तान से जो चीज़ें आती हैं वो भी वहाँ तक पहुँच रही हैं, यहाँ का नमक लेके खरीद के वो पूरी दुनिया में बेच रहे हैं, इस तरह की दाफजाई हदूद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने उनको नहीं रोका, ये क्या वजह है? ऐसा क्यों नहीं कदम उठाए गए? मैंने जैसे अर्ज़ करता जा रहा हूँ कि जिस तरह हम पुराने 70 सालों में तमाम हमें माशी तौर पे भी कमज़ोर किया गया, हमें मीडिया वॉर के ज़रिए भी कमज़ोर किया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि जिसमें आपने रेकोडिक का देखा कि हमें 10 अरब डॉलर्स फाइन हुआ। आपके कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, आपने पूरी दुनिया के साथ चलना होता है। आप सडनली आप इस पोजीशन में नहीं है, आप यही समझ लें कि आपको इतना कमज़ोर कर दिया गया, बाउंड कर दिया गया, आपको लोन दे दे के, आपको बेकारी बना के कि अब आप कोई अपना फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। अगर आप वो चीज़ पे जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट बनते हैं, तो आपके नाम के साथ दहशतगर्द, इंतहा पसंद, आपके साथ ये टैग जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से इस मुल्क की जो अभी हमारे पास जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारी फ़ौज है, इन तमाम ने मिलकर कुछ फैसले करने हैं कि आया कि क्या हम दुनिया में तनहा होकर लड़ें या दुनिया को साथ लेके चलें। तो अभी आप समझें कि 70 साल का एक जो गैप है, आपके प्राइम मिनिस्टर या उनकी कोई कैबिनेट या आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपके जो लोग हैं, वो तमाम मिलके दूर कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट विल टेक अ टाइम। लेकिन अगर आप ये कहें कि बेहतर, पिछले से बेहतर है, तो कम से कम कश्मीर के मसले पे और इंटरनेशनल लेवल पे आपको नज़र आया कि आपका मौक़िफ़ कोई शख्स पेश करने के काबिल तो है ना। अदरवाइज़ इससे पहले तो कोई ये भी नहीं इस काबिल नहीं था कि हमारा दीन इस्लाम है, आप हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई भी बात हम नहीं सुन सकते, ये हमारे वाकई ही दिल का दर्द है। लेकिन इससे पहले क्या कभी किसी फोरम पे बात की गई? इससे पहले जब जिसका दिल करता था वो हाके शाया कर देता, नाउज़ुबिल्लाह तस्वीरें तक प्रिंट होती थी। तो हम वही बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को इस हद तक ना जाने पे मजबूर करें कि वो आपके भी खाके शाया करने शुरू कर दें, यहूदियों के और ईसाइयों के। इसलिए इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा और वक्त लगेगा। पाकिस्तान कोई ऐसी चीज़ नहीं है खुदा ना खास्ता जिसको दिनों में कोई बर्बाद करके और सोच रहा है कि हम आगे चलते हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल क्या है और बिजनेस कम्युनिटी के क्या खदशात हैं? टैक्सों का निज़ाम कैसा चल रहा है?
इस सिलसिले में शहजाद साहब से बात करते हैं। शहजाद साहब, ये आप बिजनेस कम्युनिटी के बहुत करीब हैं, उनको टैक्सों के मामला में बतौर एडवाइजर काम कर रहे हैं। ये क्या वजह है कि जो मौजूदा हुकूमत ने टैक्सों का सिस्टम लेके आए, उससे अभी तक बिजनेस कम्युनिटी में वो इत्तेमाद नहीं बहाल हो सका, इंडस्ट्री बंद होती जा रही हो और अभी तक उनके दरमियान रस्साकशी चल रही है? क्या है, आप किस नज़र से देखते हैं? असल सूरत हाल क्या है? असल सूरत हाल पिछले 20 साल से, जब से मैं इस शोबा में इन्वॉल्व हूँ, मैंने ये देखी कि बिजनेसमैन यहाँ का टैक्स देना नहीं चाहता। बिजनेसमैन यहाँ से कमाई ज़रूर करना चाहता है, लेकिन उसके अगेंस्ट अपने मुल्क की वेलफेयर के लिए हमारे अंदर सोच नहीं है। हम यहाँ से बाहर जाने को, वहाँ जाके काम करने को ज़रूर तरजीह देते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर रह के मेहनत करना हमें पसंद नहीं है। जैसे मैंने बताया ना कि सोशल मीडिया वॉर के ज़रिए हमारे नौजवानों को, आने वाली नस्लों को, पिछली 2 नस्लों को इतना वीक कर दिया गया कि वो अपने सोशल मीडिया से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो इस तरह करते हुए हमारी इंडस्ट्री लोकल नहीं रही, बल्कि दुनिया की तमाम इंडस्ट्री आपके सामने चाइना शिफ्ट होगी। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ी क्योंकि आपने बिजली के रिसोर्सेज पे कभी तवज्जो नहीं दी, आपने गैस के रिसोर्सेज पे कभी तवज्जो नहीं दी, आपने अपनी लोकल लेबर्स को, लोकल इंडस्ट्रीज़ को वो फ़ायदे नहीं दिए, वो इंसेंटिव्स नहीं दिए जो दुनिया में दिए जाते हैं। अगर पाकिस्तान ही सबसे बड़ा ये मुल्क डिफ़ॉल्टर में शामिल होता है कि वो इंडस्ट्री नहीं लग रही, तो क्या जापान में लग रही है? क्या आपके सामने यूएसए में लग रही है, यूके में लग रही है? वो तमाम मल्टीनेशनल्स तमाम अपने यूनिट उठा के चाइना क्यों ले गए, बांग्लादेश क्यों ले गए, श्रीलंका क्यों ले गए? क्योंकि वहाँ पे इन चीज़ों की प्लानिंग की गई कि आज से 10 साल बाद मैंने इतनी बिजली प्रोड्यूस करनी है, तो मेरी जो ज़रूरत के मुताबिक होगी। हम तो हर चीज़ रेंट पे लेके चल रहे हैं। हमने बिजनेसमैन को उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ा दी कि वो लोकल बिजनेस करने पे सोचना उसने बंद कर दिया। पैरेलल देखें, आपने आर्टिफिशियल जो प्रॉपर्टी का एक बैलून था, वो पिछले 10 सालों में वो आपके सामने आता रहा। हर शख्स ने ईजी मनी को प्रेफर किया कि मैं इंडस्ट्री छोड़ो, रोज़ाना प्रॉपर्टी में जब गेन हो रहा है डबल बगैर कुछ किए, तो पैसे इन्वेस्ट करो, तो हर 3 साल के बाद वो डबल हो जाते हैं, तो मैं क्यों ना वो काम करूँ। तो आपको जो असल ये होती है पॉलिसी, ये होती है विजन, जो कि पिछले 15, 20, 25 साल में, बल्कि 40 साल में आपको कहीं नज़र नहीं आया। तो उस इंडस्ट्री को आप रिवाइव नहीं कर सकते। आपकी इंपोर्ट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, आपकी एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है। तो तमाम मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में भी आपने अपना एतमाद लूज़ किया, लोकल मैन्युफैक्चरिंग आपकी बंद हुई, जिसकी वजह से आपका इन और आउट का ये बैलेंस डेफिसिट में जाना शुरू हुआ। आपने पूरी दुनिया से लोन ले लेके आप गुजारा करते रहे। यही समझ लें कि घर का एक सिस्टम चल रहा है, आपकी अपनी इनकम कम है और आप लोगों से उधार लिए जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो किसी दिन तो उधार वापस करना ही करना। तो फिर ये बैलून इसलिए ब्रस्ट हुआ कि इमीडिएटली बाहर से वो उधार आना बंद हुआ, वो इंपोर्ट हम जो लग्जरी यूज़ कर रहे थे वो चीज़ें बंद हुई। तो इसकी वजह से आपकी लोकल इंडस्ट्री अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीट नहीं कर पा रही, और वो आइंदा कई सालों में भी शायद मीट ना कर सके, जब तक कि आप उन्हें ईजी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी टैक्स पॉलिसीज़, उनका एतमाद, आपके लेबर के मसाइल, आप ये जब तक उन्हें नहीं मुहैया करेंगे तब तक ये मुमकिन ही नहीं है। आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही आज देखें 1 साल के बाद इस गवर्नमेंट ने ऑनलाइन किया, जो कि पिछले 70 साल में नहीं हो सका, जो कि चंद मिनटों का काम है। पूरी दुनिया में जाएं, आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं और टैक्स का काम शुरू करें। यहाँ पे तो उसके लिए बिजनेसमैन को 3-3 महीने, 3-3 साल ख्वार किया जाता रहा, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में अपनी इंडस्ट्री लगाना छोड़ दी, अपना कारोबार करना छोड़ दिया, और सब्सिट्यूट की तरफ उन्होंने, ईजी मनी की तरफ उन्होंने सब्सिट्यूट तलाश करना शुरू किया। तो जब तक आप इन पॉलिसीज़ को ठीक नहीं करेंगे, बिजनेसमैन के साथ एक फोरम पे नहीं बैठेंगे, टैक्स कंसल्टेंट्स को, टैक्स लॉयर्स को, बार को एतमाद में लेके जब तक ये तीनों स्टेक होल्डर्स नहीं बैठेंगे, तब तक आपकी कोई भी पॉलिसी आप ले आए वो कामयाब नहीं होगी। अल्टीमेटली फाइलर होना ना होना या रिटर्न्स की तादाद बढ़ा लेना, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। अल्टीमेट गोल होता है लोगों में विजन देना, लोगों में अवेयरनेस पैदा करना कि ये टैक्स आपकी ज़रूरत है, टैक्स इस मुल्क का बैकबोन है, ये रेवेन्यू सोर्स है। बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लिए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। कितनी प्यारी बात की है शहजाद साहब। ये एक पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी पूरी दुनिया में है, इनकी चैम्बर्स बनी हुई हैं।
यही होता है कि हर चैम्बर से ये गवर्नमेंट उससे बातचीत करती है, उनकी सिफारिशात लेती है और फिर उस सिफारिशात की रोशनी में पॉलिसी तैयार करती है, वो कामयाबी से बरकरार होती है। इस सिलसिले में ये कहना है मुख्तलिफ चैम्बर के नुमाइंदों का कि हमने जो सिफारिशात दी थी, हमारी बातचीत हुई थी, उस सिफारिशात की रोशनी में पॉलिसी नहीं आई। ये पॉलिसी हम पर एक नई चीज लगाई गई। आप भी इसमें बहुत शरीक थे, आप बहुत करीब करीब रहे। आपके ख्याल में ये सब कुछ कैसे हुआ? एफपीआर अपनी पॉलिसी कैसे खुद दे सकता है जब आप आईएमएफ के लोन पे चल रहे हो, आईएमएफ के एजेंडे पे चल रहे हो, आईएमएफ के टारगेट्स पे चल रहे हो, उनका वफद आए और आपको डिक्टेशन दे के चला जाए कि इस साल आपने 5,555 अरब इकट्ठा करके देना है, तो कहाँ गई आपकी पॉलिसी? कहाँ गए आपके स्टेक होल्डर्स? कहाँ गए आपके किए हुए वादे? आपने किसी तरीके से भी अब वो पैसे इकट्ठे करके देने हैं और उनको वापस देने हैं। ये बात तयशुदा हो गई कि एक गैर मुल्की एजेंडे ने, जो गैर मुल्की इदारे ने बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो पॉलिसी दे दी उस पर चल रहे हैं, तो वो कैसे भी कामयाबी से उनका मैंने आपको वही एग्जांपल दी ना, घर का बजट चल रहा है, आपने सारा सौदा जो है ना वो गली की नुक्कड़ वाले से उधार लेके दिया। एक टाइम तो वो आ गया ना आप 40 साल के बाद कि वो आईएमएफ आपके ऊपर डिक्टेटर बन के बैठा है कि मेरे पैसे आज इस तरह से तुमने देने हैं, जैसे मर्जी देने हैं, जैसे मर्जी इकट्ठे करने हैं, मुझे दो, अदरवाइज मैं इसको जिम्मेदार नहीं हूँ। तो ये तमाम चीजें अल्टीमेटली इफेक्ट कर रही हैं। नासिर, हम एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। जी, मुख्तसर वक्फे के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल और जो इंडस्ट्री की बंदिश हो रही है उस पर बातचीत हो रही थी। शहजाद साहब, जो आपने जिन खदशात का इजहार किया, जो सूरत हाल है बिल्कुल बजाय, अगर यही सिलसिला कार चलता रहा तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री तो एक ख्वाब हो जाएगी। ये कहाँ जाएंगे लोग? अभी बैरूनी ममालिक में शिफ्ट होते जाएंगे और पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये तो सूरत बहुत ज्यादा बन जाएगी अगर हमने गैर मुल्की एजेंडे को ही अपना लिया। तो इस सिलसिले में क्या ये जरूरी नहीं कि हुकूमत पाकिस्तान इस पर जरा गौर करे और इसको चेंज करने की पॉलिसी इख्तियार करे? क्या करना चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान के पास इमीडिएटली कोई ऐसा फैसला करने की कुव्वत में नहीं है, पोजीशन में नहीं है, जो आप समझते हैं कि सडनली वो आईएमएफ को जवाब दे दे, सडनली वो ट्रम्प को कह दे कि जनाब हम ही आपके साथ चलते। तो बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने डू मोर से इनकार किया। मज़ीद उनकी कोशिश थी कि हम कर्ज ना लें, लेकिन उन्हें मजबूरन लेना पड़ा क्योंकि जितना कर्ज आप लेते हैं आधा तो आपकी पिछली किस्तों में चला जाता है। आपको आज उस दराहे पे ला के उन्होंने खड़ा किया कि इनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा दो, कॉस्ट ऑफ वॉर भी बढ़ा दो और इनके ऊपर वॉर मुसल्लत कर दो, इंटरनली इन्हें वीक कर दो। आपको चारों तरफ से टाइट किया जा रहा है, बलूचिस्तान में खराबी हालात पैदा कर दो, मौलाना साहब का धरना करवा दो, इस्लामाबाद लॉकडाउन कर दो, मुल्क की इंडस्ट्री बंद करवा दो और लोगों में ये पैनिक क्रिएट कर दो कि पाकिस्तान में ना अफरा तफरी है तो यहाँ से बस दुनिया में कहीं और गुजारा कर लें। पिछले 1 साल से ये पोजीशन और ज़्यादा मूव ऑन हुई और ये अल्टीमेटली बैरूनी एजेंडे का हिस्सा है। मैंने फिर पहले भी जैसे कहा कि ये एक दिन का काम नहीं है, एक हफ्ते का काम नहीं है, इसके पीछे पॉलिसी चल रही थी, मुसलसल चल रही थी और आज वो उस स्टेज पे आए हैं कि इस पे अमल पैरा हो रहे हो। मैं आता हूँ उस बात की तरफ कि इंडस्ट्री का लॉकडाउन होना, बेरोजगारी की तरफ आना, पाकिस्तान में एक पैनिक की सिचुएशन है। लेकिन अगर आप ये खामख्याली लेके बैठे हुए हैं कि दुनिया में कोई दरख्तों पे पैसे लगते हैं, दुनिया की इंडस्ट्री को बड़ी प्रमोट हो रही है, दुनिया का हर मुल्क डाउन साइजिंग में जा रहा है, दुनिया में भी इंडस्ट्री अल्टीमेटली लोएस्ट कॉस्ट कंट्रीज में शिफ्ट हो रही है जहाँ पे उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स बहुत कम हो। चाइना हो गया आपका, बांग्लादेश हो गया आपका, श्रीलंका हो गया, आपके सराउंडिंग जो कंट्रीज़ हैं, ईरान है, टर्की है, कि वहाँ से चीज़ें अब पाकिस्तान में बन के आ रही हैं। एक वो टाइम था जब ये लोग पाकिस्तान से इमदाद लेते थे, लेकिन सडनली अब ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें मायूसी भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान एक अल्हम्दुलिल्लाह वो कुव्वत है, वो मुल्क है जहाँ दुनिया की हर चीज़ मुयस्सर है, दुनिया की हर चीज़ यहाँ की सेल्फ प्रोडक्शन है कि आप अगर अगले 50 साल दुनिया से कोई चीज़ इंपोर्ट ना भी करें तो भी आप सरवाइव कर सकते थे, कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे, आप लोकल प्रोडक्शन पे आप अपने मुल्क को चला सकते हैं। लेकिन कमी आई पॉलिसीज़ की। अब आप कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, तो हुकूमत पाकिस्तान के पास भी 1, 2, 3 के बाद चौथा नाम ख़त्म हो जाता है। जो बंदा
आगे आपके पास ना पंजाब गवर्नमेंट में है, ना सिंध गवर्नमेंट में है, ना केपीके में है, ना ही आपकी फेडरल लेजिस्लेशन में है। आपने उधार के अपने फेडरल मिनिस्टर इकट्ठे किए हुए हैं, आपने अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पुराने वो लोग हैं जो कि करप्शन में इतने इन्वॉल्व हैं कि अब उन्हें यही लग रहा है कि उनकी इंडस्ट्री भी बंद हो गई है। जहाँ जहाँ आपकी बिजनेस इंडस्ट्री बंद हुई है वहाँ पे वो इंडस्ट्री भी रुक गई है, इसलिए भी उनमें पैनिक ये क्रिएट किया जा रहा है और वो कोई जायज़ काम भी करने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ इलाज और हल वही है, आप बिजनेसमैन को, ब्यूरोक्रेट को, आप मुतलका फोरम्स को, बार्स को जब तक ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, मीडिया को अपना उजागर नहीं करेंगे लोगों में ये अवेयरनेस कि आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी बने और इस मुल्क के लिए आगे काम करें, तब तक ये चीज़ अकेले प्राइम मिनिस्टर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो तो शायद अपने घर का गार्डन ना सीधा कर सकता और आप कहते हैं कि पूरा मुल्क वो सीधा कर लेगा, ये ठीक कर लेगा। जी नाज़रीन, आपने एक बहुत प्यारी बात सुनी है कि हमने उधार के तमाम मुजरा लिए हुए हैं, इस पर भी बातचीत होगी। जहाँ तक बिजनेस कम्युनिटी का तल्लुक है तो शहजाद साहब आपके बात इल्म में होगी कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने हर मुश्किल वक्त पे मुल्क के लिए पाकिस्तान की हुकूमत का साथ दिया है। अगर आप पाकिस्तान के रोज़े अव्वल से देखें तो कायदे आज़म के पास सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने बतौर कर्ज मांगा था कुछ लोगों से कि बगावत या इस किस्म के कोई मामला ना हो। तो खामोशी के साथ यहाँ से उस वक्त की बिजनेस कमेटी जो बड़े बड़े लोग थे, पैकेज आजाद जी, उन्होंने बेशुमार अपने असासे उनको गिफ्ट कर दिए थे कि आप उनको लेके आगे बढ़े। तो पाकिस्तान की बिजनेस कमेटी को ये कहना, वो बिजनेस कमेटी हर मुश्किल वक्त पे साथ दिया है और आज बिजनेस कमेटी के जो सलूक हो रहा है वो हम नहीं कहते कि अच्छा हो रहा है या बुरा, वो आप बेहतर समझते, लेकिन उनको एक बेसहारा करना वो इसी तरह ही है कि जैसे एक खास मंसूबे के तहत इंडस्ट्री को बंदिश की तरफ लेके जाया जा रहा है। तो इन हालात पे जो आप मशवरा दे रहे हैं कि उनके साथ बातचीत की जाए, ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट को इस सिलसिले में पहल करनी चाहिए और इन लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा, एक अभी आपने बहुत प्यारी बात की है कि उधार के मुजरा दिए हुए हैं, क्या वजह है? खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले कहा था कि मेरे पास तजर्बाकार लोगों की टीम मौजूद है और मैं उन टीम को लेके आऊंगा, लेकिन वो टीम कहाँ गई? वो टीम का तो पता नहीं लगा। वो उधार के मुजरा है और जो कुछ चल रहा है वो पीटीआई कहाँ गई है? जो पीटीआई पहले थी नजरियाती तौर पर, आज तो वो पीटीआई कोई भी नजर नहीं आती। इसको आप किस नजर से देखते हैं? जो ये जमात 22 साल पहले जिन लोगों ने बनानी शुरू की थी, मैं वहीं से आपकी बात आगे लेके चलता हूँ। आज वो फाउंडर्स इसमें मौजूद ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। वो भी साइडों पे बेनिशानी के आलम में वो लोगों में से गायब होते चले गए, क्योंकि वक्त के साथ आपने देखा जब पीटीआई ने, खान साहब ने 13 वाला इलेक्शन लड़ा तो उन्हें पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। फिर उन्होंने वक्त के साथ ये रियलाइज़ किया कि मैं पिछले 15 साल 17 साल मैं जो मेहनत करके आया हूँ वो बगैर इन लोटों के इन्वॉल्व किए हुए नहीं पॉसिबल हो सकती। तीसरा, कुछ हमारे मुल्क की ऐसी नादीदा कुव्वतें हैं जिनके बगैर भी ये मुल्क नहीं चल सकता, ना नज़र आने वाली है। तो उन तमाम चीज़ों को साथ लेके उन्होंने वक्त की ज़रूरत समझा कि मैं अब एक दफ़ा इस मॉडल में ज़रूर आऊँ, सामने आऊँ, तो मैं आके फिर चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आऊँगा। टीम उनके पास जो मौजूद थी वो प्रोफेशनल नहीं थी, उन्हें पॉलिटिकल एक्सपोजर नहीं था, ब्यूरोक्रेसी के साथ किसी किस्म का तजर्बा ही नहीं था। वो लोग तो एक मेयर को, एक काउंसलर को नहीं चला सकते, एक चेयरमैन नहीं बना सकते, और इसके अलावा क्या कहना है। खान साहब की अपनी टीम जब लोअर लेवल पे नहीं मौजूद, ब्यूरोक्रेसी में उनके लोग मौजूद नहीं, उनसे मुराद है जो उनके टाइम में उन्होंने भी सियासी भर्तियाँ नहीं की। अब जितनी पीपल्स पार्टी ने की हुई, PIA, स्टील मिल्स, सुई गैस एटसेट्रा, वो आज क्या आपका ख्याल है कि इमरान खान साहब के साथ चलेंगे? वो तो उसी का नारा लगाएंगे जिन्होंने उन्हें भर्ती किया हुआ, अकोमोडेट किया है। जो आते हैं महीने बाद तनख्वाहें लेके चले जाते हैं। बैतुल माल ले लें, कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, आपका FBR ले लें, तो वहाँ पे भी हमेशा सियासी भर्तियाँ होती रही। कभी नादरा के चेयरमैन को उठा के FBR का चेयरमैन लगा दिया, कभी आपने कोई भी ABC XYZ पकड़ा, तो प्रोफेशनल लोग तो आपने लगाए नहीं। तो खान साहब के पास भी कोई ऊपर से आए हुए लोग नहीं थे, उन्हें भी फिर अल्टीमेटली शेख साहब इम्पोर्ट करने पड़ गए, उन्हें भी मीडिया के लोग इंपोर्ट करने पड़ गए, उन्हें मिनिस्टर इंपोर्ट करने पड़े, उन्हें फिर हालात को चलाने के लिए अब धक्का तो लगाना था। कि आप देखें लोग अब जैसे CM साहब की अपॉइंटमेंट को हर वक्त क्रिटिसाइज करते रहते हैं, खान साहब के पास आप देखें कि कम अज़ कम
उन्होंने देखा कि मैं वो सीएम लगा दूं जो करप्ट तो ना हो, कम से कम जो भी आएगा जिनके नाम लिए जा रहे थे, आप मुझे उनमें से एक बंदा भी बता दें कि कौन साफ है, किसका करप्शन में काम नहीं है। अगर वो आ जाता तो आप यकीन माने कि पंजाब में भी करप्शन की वो हालत होनी थी कि मेरी आपकी सोच थी। खान साहब ने वो बंदा बताया लाया या उनको लाया गया कि जिसकी कम से कम अगर कोई अच्छाई की बात नहीं आ सकती तो बुराई भी सामने नहीं आ रही, कि यानी वो होम्योपैथिक नाम के एक लोग हैं जो खान साहब से हर वक्त ये डरता रहता है कि मुझे उतार दिया जाएगा, मुझे रिमूव कर दिया जाएगा। तो ब्यूरोक्रेसी उसके भी बस के बात नहीं रही या नहीं हो सकी। इन तमाम चीज़ों की वजह से अब वो पंजाब को देखें, फेडरल को देखें, पीटीआई को संभालें, इंटरनेशनल लेवल पे देखें, इसकी इकोनॉमी को देखें, मुझे बताएं क्या आप और मैं जिस बंदे को भी आज इस स्टेज पे अगर खड़ा कर दिया जाए तो वो कोई भी इस मुल्क को बगैर इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को माने बगैर नहीं चला सकता। तो खान साहब को भी इसीलिए इंटेंशनली फ्लॉप किया जा रहा है कि क्योंकि वो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के खिलाफ है। फिर आपने बात की इंडस्ट्री की, आपने तो बात 47 से कर दी कि कायदे-आज़म के हाथ में चाबियाँ ला के पकड़ा दी, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बात की, वो उस वक्त जज्बा था। लेकिन उस जज्बे का कत्ल कब किया गया? 70s में भुट्टो साहब के नेशनलाइज के टाइम जी पे। जी 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 उस वक्त ये कत्ल हो चुका है, उससे आज 50 साल हो गए हैं, हम वापस नहीं उठ पा रहे, हम नहीं उठ सके, हमारी इंडस्ट्री का यहाँ पे एतमाद नहीं बहाल हो सका। वो लोग, वो ग्रुप्स जिनकी पाकिस्तान में 22 मल्टी नेशनल जो हैं ब्रांड्स थे, उन्होंने वो कंपनियां बंद कर दी, हज़ारों एकड़ पे हज़ारों मुलाजमीन की फैक्ट्रियां बंद कर दी गई। क्यों? वो इस नहज पे पहुंच चुके थे क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था, कोई और वे आउट नहीं था। तो आज जब आप बात करते हैं कि इंडस्ट्री ग्रोथ करे और पहले वाली बंद क्यों हो रही है, तो ये तमाम चीज़ें फिर अल्टीमेटली अब आप बिजनेसमैन को प्रेस कर रहे हैं कि वो टैक्स दे, हमने क्योंकि टारगेट्स पूरे करने हैं। बिजनेसमैन उससे बचने की खातिर अपनी इंडस्ट्री बंद करके चला जाता है कि भाई मेरे पास टैक्स तो क्या, मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट पूरे करने के पैसे नहीं हैं, जो मेरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस 100 रुपीज़ थी 160 पे जा चुकी है। तो वो चीज़ों को मीट ही नहीं कर पा रहा। वो कोई चीज़ मंगवानी भी थी तो उसने बाहर के ऑर्डर कैंसिल कर दिए हुए। 6 माह से आपके पोर्ट पे कोई शिप नहीं आ रहा, आपकी इंपोर्ट नहीं आ रही, जेन्युइन नहीं आ रहा, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, और एक्सपोर्ट तो आपकी पता नहीं हवा में कहाँ जा रही है और कैसे जा रही है, लोग किन हालात में सर्वाइव करते हुए जा रहे हैं। तो अभी भी गवर्नमेंट को फिर भी इन तमाम पॉलिसीज में रहते हुए बिजनेसमैन को रिलीफ देना पड़ेगा। नजरसानी करनी पड़ेगी। आज जैसे आपने स्टील मिल को चला रहे हैं, जैसे आप पीआईए को चला रहे हैं, जैसे आप खसारे में रेलवे चला रहे हैं, बिजनेसमैन को भी खसारे के जी, वज़ीर आज़म को अपनी इस पॉलिसी पर नजरसानी करनी पड़ेगी। जिस तरह उन्होंने अपनी निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए सियासी नोटों को बर्दाश्त किए जा रहे हैं, इस तरह ये भी नजरसानी करनी पड़ेगी। हाँ, अभी बातचीत में शहजाद साहब ने एक बहुत बड़ा जिक्र किया है करप्शन का। करप्शन का हर शख्स खिलाफ है, कोई भी करप्ट हो, किसी भी उसकी मुखालफत होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो करप्शन पर कार्रवाई हो रही है, गवर्नमेंट के अंदर भी करप्ट बेशुमार लोग मौजूद हैं जिनकी निशानदेही हो रही बार बार। क्या वजह है कि करप्शन की जो कार्रवाई हो रही है इंतसाब की हाल में, आपके ख्याल में इंतकामी सियासत को तो फरोग दिया जा रहा है? देखें, गवर्नमेंट की सफ़ों में मैं ये नहीं कहता कि करप्शन नहीं हो रही या करप्शन नहीं की गई, लेकिन करप्शन को प्रॉप करने के लिए भी कौन है? एक नैब का इदारा, उसकी कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी का भी आपको पता है, उसकी प्रोफेशनल कैपेसिटी क्या है, वहाँ पे किन लोगों को अकोमोडेट किया हुआ है अल्टीमेटली। लेकिन नज़र ऐसा आता है कि हाँ, दूसरे तमाम तबके को, दूसरी जमातों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। फिर हम तमाम नेशन हम खुद भी तो करप्ट हैं। हम ये मानने से क्यों इनकार करते हैं कि हम हर वक्त सुबह से उठते हैं, झूठ बोलते हैं और हर 2 नंबरी हम खुद करके, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबका एहतसाब किया जाए। हम सारा दिन में बैठ के अपना एहतसाब कर नहीं सकते, अपने झूठ को बंद कर नहीं सकते, अपनी 2 नंबरियों को हम साथ लेके चलें और सब कुछ मुझे मिल जाए, लेकिन एहतसाब खान साहब करें, इन चोरों को वो पकड़ें, वोट हम दें, वोट हम दें। सबके लिए बराबर होना चाहिए या इसको आप इंतकाम का दाम तो देंगे ना? एहतसाब सबके लिए बराबर होना चाहिए, होगा। फिर मैं कह रहा हूँ वक्त के साथ साथ होगा, पहले तो इतना भी नहीं, सबका एहतसाब होगा ही, लेकिन वक्त के साथ साथ गवर्नमेंट को उसका टाइम मिलना चाहिए। साथ साथ इस वक्त मुल्क के मामला को आगे बढ़ाने के लिए आप यहाँ बैठे हैं और खर्च के कारोबार को आगे चलाने के लिए किसी भी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मामला होता है। इससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत है रोज बिगड़ती जा रही है या अच्छी हो रही है, आपको इस नजर से ले, पुलिस की हिरासत में लोगों की हलाकत हो रही है,
और बहुत सुंदर बिगड़ती जा रही है, ये क्या वजह है? उसका मैंने आपको, जब हम पिछले बात कर रहे थे, तो अल्टीमेटली एक फैक्टर उसका आपकी करप्शन है। करप्शन मैंने बताया कि लोगों में इतनी रच बस चुकी है कि उन्होंने उसको बिजनेस का नाम दे दिया कि ये मेरा बिजनेस है, मेरा राइट है। अब जब उनके पास, जब उन्होंने पिछले तमाम अदवार में अपने आप को करप्शन के सहारे ABCD लेवल पे 4th फ्लोर पे ले गए थे, अब सडनली उनके लिए मुमकिन नहीं है कि अब वो उस करप्शन किए बगैर किसी भी इदारे को लेके चल सकें। तो सेम सिचुएशन आपकी लॉ एंड ऑर्डर के साथ है। आपकी जब मुल्क में बेरोज़गारी होगी, आपके मुल्क में काम नहीं होगा, आपके जो यंगस्टर हैं वो इजी मनी के चक्कर में पड़ जाएंगे, आपके वो जल्दी एक सिर्फ और सिर्फ अमीर बनने का जो ख्वाब ड्रामों में, फिल्मों में, मोबाइल में दिखाया जाता है, तो उनके नज़दीक सिर्फ वही चीज़ अब रह गई है। उनमें ना ही मेहनत करने का कॉन्सेप्ट रहा, ना ही काम करने का कॉन्सेप्ट रहा। कि हम तो वो टाइम सोचते हैं कि आज से 15-20 साल पहले नौजवान कोई काम करना चाहता था, आज उसे आप काम के लिए कहें तो वो पहले उसका सवाल ये होता है कि मैं किस सीट पर बैठूंगा, मेरी सैलरीज पैकेज क्या होंगे, मुझे इंसेंटिव्स क्या दिए जाएंगे, मुझे इसके साथ साथ क्या अवेलेबल होगा। जब उसकी क्वालिफिकेशन पूछें तो वह इंटर ग्रेजुएट से आगे नहीं बढ़ता, और ऑनवर्ड जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी बेरोज़गार की तरह ही हैं, क्योंकि कोई भी वो स्किल्ड लोग हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे कॉलेज पैदा नहीं कर सके। जब इन तमाम इंस्टीट्यूट ने मिलकर इस मुल्क में बेरोज़गार पैदा किए, सिर्फ डिग्री होल्डर पैदा किए, प्रोफेशनल नहीं पैदा किए, तो ये अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की तरफ ही जाते हैं। जब किसी इंसान को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो अपना पेट पालने के लिए क्या करेगा? रात को चोरी करेगा, डाका डालेगा। वो चोरी नीचे वाला जो चोर है वो मोबाइल की हद तक करता है, ऊपर वाला असेंबली में बैठा हुआ अरबों की करता है। बस फर्क ये है। जी नाज़रीन, आपने जनाब फरहान शहजाद साहब की गुफ्तगू और उसकी तमाम ख्यालात सुने, जिसमें इक़्तिसादी मामलात और टैक्सों के मामलात, बिजनेस के खदशात और गवर्नमेंट की कारकर्दगी की उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है कि उन्होंने भी एक सियासी लोटे भर्ती किए हुए हैं। इस तरह की कश्मीर के मामले, ये तमाम बातचीत और इस वक्त शहजाद साहब मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जो बहरानी कैफियत है, इससे निकालने के लिए आप हुक्मरानों के नाम और अवाम के नाम क्या एक मैसेज देना पसंद करें? मैं सबसे पहले अपने से आगाज़ करता हूँ कि हमें अपने अंदर से सेल्फिशनेस, अपने अंदर की करप्शन को ख़त्म करना होगा। हमें इस मुल्क के लिए इस बहैसियत कौम बन के हमें सोचना होगा कि ये मुल्क हमारा है। हम जिस तरह इस मुल्क में रह रहे हैं, बिलीव करें हम दुनिया में कहीं नहीं रह सकते। जितनी आज़ादी अपने मुल्क में, अपने लोगों में होती है, वो कहीं नहीं होती। तो हमें बहैसियत कौम अपना हिस्सा डालना होगा। टैक्स पेयर को इस मुल्क के सोर्सेज में, इनकम में शेयर करना होगा। ब्यूरोक्रेसी को, हुकूमत के लोगों को, जब तक इस मुल्क के लिए सिंसियरिटी और लॉयल्टी हमारे अंदर ये जज्बा नहीं पैदा होगा, तब तक हम ना ही इस मुल्क में से करप्शन ख़त्म कर सकते हैं, ना हम काम में आगे बढ़ सकते हैं, ना हम तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो सकते हैं। हम कौम की बजाय एक मजमूए पे इत्तफाक किए बैठे हैं। हमें बहैसियत कौम एक फ़ैसला करना होगा कि आज तक जो हुआ वो हम इससे आगे चलें और आगे की सोचें कि कम से कम मैंने जिस तरह गुजारा करना था कर लिया, लेकिन बहैसियत नेशन आगे आने वाली नस्लों को मैं क्या दे के जा रहा हूँ, आइंदा आने वाली कौम के लिए मैं इस मुल्क में क्या कंट्रीब्यूट करके जा रहा हूँ। तो वो पॉजिटिवनेस जब तक नहीं होगी, हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं आगे लेके चल सकते। जी नाज़रीन, आपने जनाब फरहान शहजाद साहब का एक खूबसूरत पैगाम भी सुन लिया। एक चीज़ बिल्कुल साफ सुथरी है और रोशन की तरह यह है कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह पाक ने इस पाक सरजमीन को अपनी लाजवाब नेमतों से नवाज रखा है और इस सरजमीन के चप्पे चप्पे को अपनी कुदरती असर से माला माल कर रखा है। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपना किबला दुरुस्त करें और एक सच्चे पाकिस्तानी की हैसियत से तमाम इख्तलाफात से बालातर होकर इसकी तामीर और तरक्की के लिए काम करें और एक बात ज़हन नशीन रखें कि इसकी तामीर और तरक्की ही में हमारी खुशहाली वाबस्ता है। इजाज़त दीजिए।